दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। इसमें हम कुल 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है आपके गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल या गैटिल। तो सही उत्तर है दोस्तों ये परिभाषा रॉबर्ट डहल की है, जो कहते हैं कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन और सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। दोस्तों आप जानते हैं कि रॉबर्ट डहल जो हैं वो राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीति के प्रोफेसर थे। इन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह वक्तव्य दिया है। अगला प्रश्न है राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन देखिए कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थक तीनों ही विचारकों ने किया है, मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन। और लेकिन वर्ग संघर्ष जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इसकी शुरुआत मार्क्स ने की थी, जिसमें बुर्जुआ वर्ग का सर्वहारा वर्ग के बीच क्रांति की बात की जाती है। तो सही उत्तर है राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थक जो है कार्ल मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन यानी उपरोक्त सभी ने किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो सही उत्तर आप जानते हैं सर हेनरी मैन। दोस्तों सर हेनरी मैन जो हैं इन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में इसकी आलोचना की है। दोस्तों आप जानते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में समझौता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हाब्स, लॉक और रूसो का नाम आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन एक विचारक हेनरी मैन हैं, इन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, ये कथन किसका है? आपको बताना है कि निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। तो सही उत्तर है लॉर्ड एक्टन। दोस्तों ये कथन लॉर्ड एक्टन का है, जो कहते हैं कि निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसके आधार पर सही कूट का चयन आपको करना है। तो देखिए कैसे होगा। असीमित संप्रभुता, दोस्तों असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन थॉमस हॉब्स करता है। सीमित संप्रभुता जॉन लॉक। बहुलवादी संप्रभुता लास्की की धारणा है और एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत जॉन ऑस्टिन का दिया हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या सुधारात्मक। तो सही उत्तर है दंड का सिद्धांत नहीं है, तो सही उत्तर है वितरणात्मक। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव जो थियरी है ये दंड का सिद्धांत नहीं है, जबकि प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक सिद्धांत ये आपके दंड से संबंधित हैं। दोस्तों वितरणात्मक सिद्धांत जो है ये न्याय से संबंधित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? ऑप्शन देखिए भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, केंद्र राज्य समन्वय या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों संघात्मक शासन में या संघात्मक शासन को सफल बनाने के लिए केंद्र राज्य समन्वय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों का जो वर्गीकरण है निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो आप जानते हैं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का जो वर्गीकरण है दोस्तों वो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
दोस्तों, आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये शासन के 3 अंग होते हैं। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करती है और पूर्ण रूप से उसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो उस सरकार को संसदीय सरकार कहते हैं। और यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करें और कार्यपालिका व्यवस्थापिका से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ऐसे सरकार को अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं। तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन का जो वर्गीकरण किया जाता है वो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं और कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा नहीं होता है, दोनों स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद होता है, प्रकार का नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके स्ट्रांग, गार्नर, गेटेल या लावेल। तो सही उत्तर है यह कथन गार्नर का है। दोस्तों, गार्नर ने लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद माना है, प्रकार का नहीं। अगला प्रश्न लोकतंत्र से संबंधित है। किसने कहा है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये जो परिभाषा है प्रजातंत्र की, ये सीले की परिभाषा है। दोस्तों, सीले ने कहा है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है और प्रजातंत्र से आशय जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। और आपको बताना है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी है? लेकिन सही उत्तर आप जानते हैं कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, ये सीले का कथन है। साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए, पहला है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, सही है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो, ये भी सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। और चौथा है कि राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान से होता है। तो देखिए, इसमें कौन सा सही कथन है आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1, 2, 3, 4, यानी लोकतंत्र के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? आपको बताना है। आपको बताना है कि डेविड स्टन, आप जानते हैं कि व्यवहारवादी हैं, डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन है व्यवस्थाबद्धीकरण, प्रमाणीकरण, प्रासंगिकता का सिद्धांत या समग्रता। तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों, डेविड स्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधार दिए थे। याद कर लीजिए, नियमितता, सत्यापन, तकनीक, गणना, मूल्य निरपेक्षता, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। तो इसमें प्रासंगिकता का सिद्धांत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण प्रासंगिकता का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? आपको बताना है। ऑप्शन है समाजवाद, उदारवाद, व्यवहारवाद और सामंतवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदारवाद। उदारवाद ने दोस्तों निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। आप जानते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है और उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। निजी संपत्ति रखने और असीमित संपत्ति संचित करने के अधिकार को उचित ठहराने के लिए लॉक ने जो तर्क दिए हैं, वह इसके कारण पूंजीवाद का सच्चा समर्थक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, शैंपेन सर्वहारा की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो है ये फ्यूरबाख की प्रकृतिवादी व्याख्या से प्रभावित था और उसने भौतिक अस्तित्व की परिस्थितियों को सारे विकास का मूल कारण स्वीकार किया है। और इस तरह से देखा जाए तो मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद या द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की जगह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थापना की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसके आधार पर सही कूट का चयन करना है। देखिए, अत्यल्प राज्य। दोस्तों, अत्यल्प राज्य जो है
ये देखिए, ये केवल व्यवस्थित जीवन की शर्तों को तय करता है। तो ए का हो जाएगा सी आपका। विकासवादी राज्य, विकासवादी राज्य का संबंध समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ाना है। यहाँ पर बी का जो हो जाएगा ये विकासवादी राज्य, डी हो जाएगा समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ाना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक 80 हो जाएगा। इसके अलावा सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य ये बाजार व्यवस्था के या बाजार अर्थव्यवस्था के अन्यायपूर्ण या अन्याय को दूर करने से संबंधित है। सामूहिकतावादी राज्य, इसका संबंध संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण की बात है। और सर्वाधिकारवादी राज्य जो होता है ये सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज को नष्ट करने की बात करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इस आधार पर देखिए आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू पॉलिटी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदू पॉलिटी। आपको बताना है कि उसके लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है हिंदू पॉलिटी के लेखक दोस्तों के.पी. जायसवाल हैं। और हिंदू पॉलिटी 1924 यानी 1924 में लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व और सामूहिक निर्णय लेने के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय प्राचीन दुनिया के पुराने और सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, ये उन्होंने बताया है। और हिंदू पॉलिटी दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास पे एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है राजनीतिक बाध्यता यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। राजनीतिक बाध्यता का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है राज्य के लिए आज्ञाकारिता, समाज के प्रति सेवा, जवाबदेही या फिर कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता। तो सही उत्तर है राजनीतिक बाध्यता का संबंध दोस्तों कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता से है। कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता का मतलब ये है कि ये व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि आज्ञा के गैर वाजिब होने पर उसका पालन न करे अथवा उस आज्ञा का विरोध करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, ये सही है। देखिए संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये आपका गलत है। संविदा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं, ये भी सही है। और संविदा प्रकृति के नियमों पर विराम नहीं लगाती है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से लाक के अनुसार सही नहीं है, वो है ऑप्शन बी, संविदा जिसके प्रत्येक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में लाक ने समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और लाक कहता है कि संविदा के प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। और लाक दो समझौते की बात करता है, एक लोगों का आपस में समझौता और दूसरा संप्रभु से समझौता होता है। दोस्तों लाक जो है लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण जो सहमति का सिद्धांत है वो सहमति के सिद्धांत पर बल देता है। इसके अलावा वो सीमित शासन या सीमित सरकार की बात करता है और साथ ही उसे उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रूसो के जनरल विल या सामान्य इच्छा की विशेषता क्या है। देखिए यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये सही है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, ये भी सही है। और ये अस्थाई है, सही है। यह व्यक्तिगत है, ये सही नहीं है। दोस्तों रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो कहता है कि सामान्य इच्छा जो होती है वो व्यक्ति की आंतरिक इच्छा है और ये प्रत्येक व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छाओं का योग होता है और ये अस्थाई होती है। तो सही उत्तर 1, 2, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि रूसो के अनुसार जनरल विल की क्या क्या विशेषताएं थी। अगला प्रश्न एक परिभाषा है। राज्य परिवारों और गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ये कथन किसका है। तो जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ते हैं तो उसमें अरस्तु ने राज्य की परिभाषा दिया है कि राज्य परिवारों और गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। अगला प्रश्न है रूसो की प्राकृतिक अवस्था में क्या स्थिति थी। देखिए
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार और बुराई दोनों का ही ज्ञान नहीं था। रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य का जीवन सरल, संतुष्ट और सुखमय था। मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंदतापूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसे न किसी प्रकार का भय था, न चिंता था। उसे एक तरह से उसका आदर्श जीवन था और ये एक आदर्श जंगली की तरह मस्ती का जीवन व्यतीत करता था। तेरे मेरे का कोई ज्ञान नहीं था। तो सही उत्तर है रूसो का जो नेचुरल स्टेट है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था, उसमें मनुष्य को सदाचार और बुराई दोनों का ही ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मत की समस्या किसके द्वारा सुलझाई गई थी? ऑप्शन है हाब्स, लाक, मार्क्स और रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों अल्पसंख्यक मत की जो समस्या थी वो लाक के द्वारा सुलझाई गई है। लाक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उसका राज्य सहमति पर आधारित था। तो सही उत्तर अल्पसंख्यक मत की समस्या जॉन लाक के द्वारा सुलझाई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। एक कथन है, कथन क्या है कि रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। तो ये सही है और समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं, ये भी सही है। दोस्तों रूसो कहता है कि चिंतनशील व्यक्ति एक दुराचारी पशु है क्योंकि समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्या है कि रूसो के अनुसार एक चिंतनशील या विचारवान व्यक्ति दुराचारी पशु है क्योंकि मनुष्य की एक समान भावनाएं जीवन को मूल्य प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया है? यानी लाक का जो सामाजिक समझौता है वो किस विचार को पुष्ट करने के लिए किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। लाक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए किया है। अगला प्रश्न है, हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। हाब्स जो है, आप जानते हैं कि हाब्स जो है ये सर्वसत्तावादी विचारक है। एक तरह से वह कहता है, निरंकुश संप्रभुता की बात करता है और हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, अधिकार नहीं। हाब्स का जो लेवायथन है वो सर्वशक्तिमान है और मानव संबंधी विचार में ही वो कहता है कि सामाजिक समझौते में मनुष्य अपनी सारी शक्तियां लेवायथन को दे सकता है या दे चुका होता है और उसके विचार में मनुष्य स्वभाव से धूर्त, ईर्ष्यालु और लालची होता है। इसलिए व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। वो अपने चिंतन का केंद्र बिंदु सत्ता को मानता है, अधिकार को नहीं। अगला प्रश्न है, कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? ऑप्शन है बेंथम, लास्की, जे.एस. मिल और स्पेंसर। तो सही उत्तर है दोस्तों जे.एस. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था। अगला प्रश्न है, कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवादी दर्शन और मार्क्सवादी क्रांति से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों का मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ऑप्शन देखिए, जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना और खेती करना आरंभ किया, आदिकालीन समाज से ही, और राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति के बाद, या औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति के बाद। तो दोस्तों मार्क्स कहता है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति कब होती है? तो उसमें वो कहता है कि उत्पादन के साधनों यानी उत्पादन, विनिमय और वितरण की प्रणाली में परिवर्तन होने से वर्ग भेद उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए क्योंकि वो कहता है कि अभी तक के मानवीय इतिहास या इतिहास की 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें से जो पहली 4 अवस्थाएं हैं इनसे समाज गुजर चुका है। 2 अवस्थाएं अभी आनी हैं। ये अवस्थाएं, पहली तो आदिम साम्यवादी अवस्था होती है, दूसरी दास व्यवस्था है, तीसरी सामंती व्यवस्था, चौथा पूंजीवादी अवस्था, पांचवा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र और छठवां साम्यवादी अवस्था। तो जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया, वो देखिए कि दो मनुष्य का जीवन 2 वर्गों में विभाजित रहा है प्रारंभ से ही।
एक हैप्स और एक हैप्स नॉट का। लेकिन वो कहता है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति कब हुई कि जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन करना और खेती करना प्रारंभ किया, यानी उत्पादन, विनिमय और वितरण की प्रणाली में जब परिवर्तन हुआ, तब क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास डिफरेंस की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, समाज जिस तरह व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ? तो सही उत्तर है, ये विश्वास शिक्षा के द्वारा संभव हुआ है, क्योंकि समाज जिस तरह व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, ये शिक्षा का ही परिणाम है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को मूल रूप से कब प्रकाशित किया गया था? तो सही उत्तर है 1848। दोस्तों, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को मूल रूप से 1848 में प्रकाशित किया गया था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिज्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मूल आधार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? ऑप्शन है वेद, रामायण, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनुस्मृति। दोस्तों, मनुस्मृति हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र है और इसमें राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि राजा ईश्वर से उत्पन्न है और राजा में अनेक देवता भी निवास करते हैं, यह इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के साडगुण्य नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, आसन, विग्रह, संश्रय या फिर यान। तो आप जानते हैं दोस्तों, कौटिल्य की साडगुण्य नीति में यान जो है वो चढ़ाई करने से संबंधित है और कौटिल्य का साडगुण्य सिद्धांत या जो इसका मंडल सिद्धांत है तो ये विदेश नीति से संबंधित हैं और साडगुण्य नीति में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव के बारे में वर्णन किया गया है। 6 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में साडगुण्य नीति में, तो इसमें यान का अर्थ चढ़ाई करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है, राजा का मुख्य कार्य विधि को लागू करना है। राजा का मुख्य कार्य विधि को लागू करना है, क्योंकि राजा जो है या स्वामी राज्य का सर्वेसर्वा होता है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वह राज्य की रक्षा करे और कानूनों को लागू करे। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को ग्रहण किया था? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, द लाइफ डिवाइन या आनंद मठ। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति से राजतंत्र की अवधारणा को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। सूची 1 में देखिए क्रांति और आंदोलन है और सूची 2 उनसे संबंधित जो है वो स्थानों से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे है संपूर्ण क्रांति। आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। नवनिर्माण आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन का क्षेत्र गुजरात राज्य रहा है। नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल से सबसे पहले फैला और पैंथर, दलित पैंथर आंदोलन ये महाराष्ट्र राज्य से ये शुरू हुआ था। तो आपने प्रमुख क्रांति और आंदोलनों को उनसे संबंधित राज्यों से सही ढंग से सुमेलन कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। खुदीराम बोस, देखिए जज किंग्सफोर्ड, ये सही है। बारेंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र केस, ये सही नहीं है। तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सही है। और लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर, ये सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। ऐसा इसलिए है कि बारेंद्र नाथ घोष का संबंध मुख्य रूप से युगांतर पत्रिका से था और ये अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित होती थी। ये एक बंगाली पत्रिका थी। वारेंद्र नाथ घोष दोस्तों अलीपुर बम केस से संबंधित हैं, ढाका षड्यंत्र अभियोग से नहीं। तो ये युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड का संबंध कम्युनल अवार्ड का किसने विरोध किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी जी तिलक और एम जी रानाडे। तो सही उत्तर है दोस्तों
महात्मा गांधी ने 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 से 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में किसमें भाग लिया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सही उत्तर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही क्रम लिखिए। तो इसमें जो प्रमुख जो घटनाएं हैं, गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च और चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले आपको इसमें सन याद रखना चाहिए। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सही उत्तर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 4, 2, 3। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं 1917, उसके बाद खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ और सबसे लास्ट में इन घटनाओं में दांडी मार्च यानी 1, 4, 2, 3 संबंधित है। आप इन घटनाओं का सही जो है वर्ष याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आमूल परिवर्तनवादी, व्यावसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव और निर्जात विषयक सिद्धांत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो है इनके जीवन पर कबीर, ज्योतिबा फूले और बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। तो सही उत्तर है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये जो वर्ग है इनका सर्वाधिक प्रभाव डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है केशवानंद भारतीवाद। दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना या आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का इसमें प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत में संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकती है, ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, आपको बताना है। देखिए, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करना ये नहीं है। संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना सही है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना सही है। और देश के नागरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना ये भी सही है। और समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों की सहायता करना ये सही नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में दिए गए, उसमें 2, 3 और 4 शामिल हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो सही उत्तर है संविधान का 52वां संविधान संशोधन। संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, इसमें किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, जो ये उपबंध करता है कि किसी संसद सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य की सदन की सदस्यता कुछ आधारों पर समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है संसदीय सरकार। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या वेस्टमिंस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग का सिद्धांत होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? तो सही उत्तर है विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। सही उत्तर है सहकारी संघवाद का लक्षण विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी है।
सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य के साथ संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जाता है और केंद्र और राज्यों में कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। यही सहकारी संघवाद का मूल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है केशवानंद भारती केस। मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन भारत के किसी भी नागरिक के लिए बाध्यकारी नहीं है। और देखिए यहाँ पे गोलकनाथ मामले में उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए 24वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। तो सही उत्तर है एक जो केशवानंद भारती केस था, इसमें 24वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क भाग 4 क में शामिल हैं, सही है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर, ये भी सही है। और अगला है कि मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, ये सही नहीं है। और इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जोड़ा गया, तो ये सही नहीं है, इसलिए कि ये 2002 में जोड़ा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 और 4 आपके सही नहीं हैं। तो ऑप्शन देखिए 3 और 4 सही नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर के 2 ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है शांति में विश्वास, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण और मद्य निषेध का कार्यान्वयन। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ये जो मद्य निषेध का कार्यान्वयन है, अभी तक ये कार्यान्वित नहीं किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न कब उठा था? तो सही उत्तर है दोस्तों चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद में। ये वाद 1951 में लाया गया था और इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम ये प्रश्न आया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी? तो सही है कि न्यायालय ने ये निश्चय किया कि ऐसी स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अभिभावी होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 37 द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अप्रवर्तनीय घोषित किया गया है। सही उत्तर है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? तो सही उत्तर है ये है परमादेश। दोस्तों परमादेश जो रिट है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं और इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों के लिए करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 249। दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण किया जाए, तब संसद राज्य सूची के विषय पर भारत के किसी भाग या संपूर्ण देश के लिए विधि बना सकती है। प्रारंभ में ये 1 वर्ष के लिए लागू होगी, बाद में इसे 1 वर्ष के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो सही उत्तर है जो दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति जो है प्राप्त या रखती है। अगला प्रश्न है, किस समिति का रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्यों से
संबंधों से है। ऑप्शन है देखिए, राजमन्नार समिति की रिपोर्ट, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, पाल एपेलवी रिपोर्ट या सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। तो दोस्तों केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित जो हमारी कमेटी है वो है ये सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ये केंद्र सरकार द्वारा मार्च 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया यानी न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति की गई है। देखा जाए तो जो राजमन्नार कमेटी है उसकी नियुक्ति भी केंद्र राज्य संबंधों के लिए उसके विवेचना के लिए की गई थी, लेकिन ये समिति केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट भी तमिलनाडु सरकार को दिया था। केंद्र सरकार द्वारा राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह खारिज भी कर दिया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किस कारणवश हुआ था? तो सही उत्तर है इसमें देखिए पी श्रीरामुलु की मृत्यु। दोस्तों मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ किया और पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। आंदोलन हिंसक हो गया और पंडित नेहरू ने तब तेलुगु भाषियों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा कर दी और इस प्रकार एक नए राज्य यानी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद भाषा के आधार पर अन्य राज्यों को गठित करने की मांग जोर पकड़ती गई थी। तो सही उत्तर है जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन। सबसे पहला जो इसका कारण था पी श्रीरामुलु की मृत्यु, इसके आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की तेलुगु भाषा भाषी राज्य की जो है एक अलग राज्य भाषा के आधार पर उसकी स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। दोस्तों न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। इसके अन्य सदस्यों में पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पडिक्कर थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 30 दिसंबर 1955 को सौंपी थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पी श्रीरामुलु की मृत्यु के आधार पर स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो सही उत्तर है फेडरल शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो यहाँ पर कहीं पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा के रूप में किस देश का दौरा किया था? तो सही उत्तर है भूटान। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 15-16 जून 2014 में उन्होंने भूटान की यात्रा की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पे आइए देखिए सूची 1 मामला और विषय क्या है। रुदल बनाम बिहार राज्य। दोस्तों रुदल बनाम बिहार राज्य का संबंध मौद्रिक मुआवजा दिए जाने से संबंधित है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, इसका संबंध दोस्तों जीने के अधिकार से है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ये तिरंगा फहराने के अधिकार से संबंधित है। और भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पुनर्वृत्त जानने के अधिकार से संबंधित है। तो इस आधार पर सही कूट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो सही उत्तर है प्रसिद्ध भारतीय अकादमिक जो है ये प्रताप भानु मेहता। दोस्तों प्रताप बी मेहता यानी प्रताप भानु मेहता ने उच्चतम न्यायालय की अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण इसे गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होगी आपको बताना है। तो सही उत्तर है मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा ये तय कर दिया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के 15% सदस्यों तक सीमित कर दी गई है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत परामर्श प्रदान करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति एकमात्र पदाधिकारी है जो सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर परामर्श मांग सकता है, और ये है अनुच्छेद 143। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किसी अनुच्छेद के तहत, जो अनुच्छेद 143 के तहत जो है ये उनको परामर्श दे सकता है। अगला प्रश्न है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और साथ ही साथ लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है, ये आपका सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं। अब ये भी गलत हो गया है क्योंकि आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ये भी सही है। और 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये सही नहीं है। दोस्तों, लोकसभा में जो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, ये आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अब पहले तो जब ये प्रश्न बना होगा तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों के मनोनयन की जाने की बात सही थी, लेकिन अब ये भी गलत हो गया है और अभी भी लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं कौन सी हैं? तो वो सीमा है कि संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। और आप जानते हैं कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो व्यापक है लेकिन असीमित नहीं है, और संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचे या मौलिक आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव होता है। अगला प्रश्न है, लेखानुदान का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है, सरकार नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को ये शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण यानी निकासी कर सकती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ है तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति को लेखानुदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है? तो ये है दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। ये केस 1980 का है दोस्तों, और इसमें संविधान इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करता है, जबकि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में संविधान के आधारभूत ढांचे या आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो संतुलन की बात है वो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में की गई कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो सही उत्तर है, हमारा जो पार्लियामेंट यानी संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर कथन एक सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की अनुमति या हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, भारत में वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर का प्रारंभ कब होता है? तो सही उत्तर है 1 अप्रैल से, और जो हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है।
अगला प्रश्न है, कौन भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.एस. शेखावत या फखरुद्दीन अली अहमद। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है हमारा कि फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं दोस्तों, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और भैरों सिंह शेखावत ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों के निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 192(1) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त है, तो यह प्रश्न राज्यपाल को भी निश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो सही उत्तर है, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेता है और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा, और निर्वाचन आयोग की राय सार रूप में जो है वो निर्णायक होती है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो सही उत्तर है प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल पद के समाप्ति की अनुशंसा की थी और भारत में लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सुधार की स्थापना या गठन किया जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी, आगा खां। आप जानते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन इल मुल्क और आगा खां थे। इसके जो प्रमुख उद्देश्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी को अधिक भागीदारी बढ़ाना था, और मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष 1908 में आगा खां को चुना गया था। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन शाखा स्टैशियोलॉजी। स्टैशियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, स्टैशियोलॉजी राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उत्तर याद रखिएगा, स्टैशियोलॉजी के अंतर्गत राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है आपका कि भारत में कोई स्थिर दल व्यवस्था नहीं है, और कारण है भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की बहुलता का दर्पण है। तो कथन देखिए सही है कि भारत में कोई स्थिर दल व्यवस्था नहीं है, और कारण में जो दे रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की बहुलता का दर्पण है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, कथन और कारण जो है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि भारत में कोई स्थिर दल व्यवस्था नहीं है, ये भी सही है, और भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की बहुलता का दर्पण है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोटा। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो सही उत्तर है 2008-9 में। दोस्तों, नोटा जो है इनमें से कोई नहीं का प्रयोग भारत के मतदान प्रणाली में सबसे पहले 2008-9 में किया गया था, और इसमें मतदाता को चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार दिया गया है। और स्थानीय चुनाव में, देखिए स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ दोस्तों भारत का पहला राज्य है। तो सही उत्तर है, नोटा को भारत की वोटिंग प्रणाली में पहली बार 2008-9 में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस आयोग या समिति ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की थी? सही उत्तर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और इसने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की थी। आप जानते हैं दोस्तों कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, सुशासन से क्या तात्पर्य है? सुशासन का मतलब दोस्तों इंग्लिश गुड गवर्नेंस होता है। इसका क्या तात्पर्य है?
जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार और समाज में सहयोग और इनमें से सभी। तो सही उत्तर है सुशासन का अर्थ इनमें से सभी हो जाएगा। दोस्तों, सुशासन में जो है जनता को ध्यान में रखकर जो शासन किया जाता है, जनता के हितों में कार्य किया जाता है और जन भागीदारी, उत्तरदायित्व, दक्षता, पारदर्शिता, सुलभता ये सभी प्रशासनिक लक्ष्यों पर जोर दिया जाता है। तो सही उत्तर सुशासन इनमें से सभी है। जनता के हित में काम करना, अधिकतम सहभागिता और सरकार और समाज में सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है और तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश से होकर बहती है और इस नदी जल विवाद का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। अगला प्रश्न है, भारत चीन संबंधों के बारे में कौन से कथन सही हैं? दिए गए कोड का आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, सही कथन ये है कि साम्यवादी गुट के बाहर भारत वह पहला देश था जिसने चीनी जनवादी गणराज्य को मान्यता दी थी और भारत ने फॉर्मोसा टापू को चीन में मिलाने का समर्थन किया, सही नहीं है। इसके अलावा फरवरी 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव का विरोध किया जो वियतनाम में चीन को आक्रांता राज्य घोषित कर रहा था, तो ये भी सही नहीं है। और अगला है कि अप्रैल 1954 में भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये सही है। दोस्तों, 1 और 4 दोनों सही हैं कि साम्यवादी खेमे से बाहर भारत पहला देश था जिसने चीन की जनवादी गणराज्य को मान्यता दी थी और अप्रैल 1954 में भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न और इस वीडियो का ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसका आखिरी प्रश्न है, भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था, ये सही है। दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में है, सही नहीं है। भारत 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बन गया था, ये सही है। और भारत 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बना, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। दोस्तों, आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश इसके सदस्य हैं। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था। 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, 1996 में वार्ता भागीदार बना और 2002 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बन गया था। तो ये 2000 दे रहा है, ये आपका सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है उसके लिए नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। और ये प्रैक्टिस सेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये श्रृंखला आपके लिए कितनी लाभदायक हो रही है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।